बुढ़ापे की लाठी भारत में आज भी बेटा है, तो ये रिटायरमेंट की प्लानिंग कितनी सही है पहले वो बताइए। और अपने आप अपने लिए कुछ बनाइए, बच्चों से मदद लीजिए, लेकिन इस चीज़ को एक अपना हैबिट मत बनाइए कि हम उन्हीं पे निर्भर रहेंगे। मिडिल क्लास हैं, उनकी परेशानी ज़्यादा है, हाथ में इतना पैसा बचता ही नहीं है शायद कि वो निवेश कहीं पर कर पाए। उन्हें रिटायरमेंट के लिए सिर्फ कितना इन्वेस्ट करना है? थोड़ा फ्यूचर, थोड़ा प्रेजेंट। तो ये सिंपल प्रिंसिपल लगा लें, उससे भी काफ़ी डिसिप्लिन आ जाएगा और आप देखेंगे कि आप रेगुलरली छोटा छोटा इन्वेस्ट करके थ्रू पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा मेरा व्यूअर है जिसने 40-42 की उम्र तक रिटायरमेंट प्लान ही नहीं किया, 1 रुपया निवेश नहीं किया है अभी तक रिटायरमेंट के लिए, क्या उसने बहुत देर कर दिया? लेट नहीं है, आप अभी भी कर सकते हैं। कि क्या ऑप्शन ट्रेडिंग में आपने किसी को भी आज तक हमेशा पैसा बनाते हुए देखा है? आज का खर्च अगर मेरे किसी व्यूअर का 1 लाख रुपया महीना है, तो उस लिहाज से अगर वो अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहा है, 25 साल बाद अगर उसे रिटायर होना है, तो उस समय के हिसाब से वो कैसे इसको कैलकुलेट करे कि मुझे कितना पैसा चाहिए? बहुत सिंपल है, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है जो इस इन्फ्लेशन को बीट करके टैक्स देने के बाद जो आपके हाथ में पैसा आए वो इससे ज़्यादा आए। तो ऑलरेडी जिन्होंने लेट स्टार्ट किया है, जो 40-42 की उम्र के मेरे निवेशक हैं, व्यूवर हैं, उनके लिए क्या कोई गलत निवेश भी होता है रिटायरमेंट के लिए? गलत निवेश वही होता है जो आपने बगैर होमवर्क किए किया, तो वो गलत है। तो रिस्क स्टडी करके अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लें। वो लोग जो बड़ा वेल्दी रिटायर होते हैं, वो भी अगले 10 साल 15 साल में मुझे गरीब वाली फीलिंग देने लगते हैं। क्यों होता है ऐसा? जो पैसा आसानी से आता है ना, वो टिकता नहीं। जुए में जीता हुआ पैसा कभी नहीं टिकेगा, ये रिसर्च है। लॉटरी टिकट से जब कमाया हुआ पैसा कभी नहीं टिकेगा। क्या हम जो सब ड्रीम करते हैं रिच रिटायरमेंट, वो पा सकना क्या बहुत आसान होता है? हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का। पैसा बोलता है देखना आप शुरू कर चुके हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। आज हम आपके रिटायरमेंट की प्लानिंग करने वाले हैं, क्योंकि ये वो काम है, मुझे लगता है, जो आप बहुत देर से करते हैं या जिसकी प्लानिंग आपने बहुत देर से शुरू की है, और इसीलिए आज इसका जिम्मा हमने उठाया हुआ है। अगर कहीं गड़बड़ आपसे हो रही है, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है आपको, या पोर्टफोलियो आप ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पोर्टफोलियो को रिटायरमेंट के लिए आज हम प्लान करने वाले हैं। गौर से पॉडकास्ट को देखिएगा। गेस्ट जो हमारे साथ हैं, मैं कह सकती हूँ कि वो एक्सपर्ट हैं इस मामले के। पैसा बोलता है मैं पहले आप उन्हें देख चुके हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं फैमिली वेल्थ एडवाइजर और सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अमित कुकरेजा सर। स्वागत है सर आपका। थैंक यू शालिनी, सो हैप्पी टू बी बैक अगेन विद यू। थैंक यू सो मच सर। मैंने वैसे ठीक कहा कि ये वो काम है जो लोग बहुत देर से करते हैं, या जिसकी समझ शायद शुरू में नहीं आ पाती है। ऐसा आपने क्या रियलाइज़ किया है? बिल्कुल। सो इस टर्म को ना हम लोगों को एक कॉन्शियस एफर्ट डाल के चेंज करना चाहिए। द वर्ड शुड नॉट बी रिटायरमेंट, आई थिंक द वर्ड शुड बी फाइनेंशियल फ्रीडम। क्योंकि आप देखेंगे अक्रॉस हर एज ग्रुप में लोगों में एक ये इच्छा है, ये लालसा है कि यार हमें पैसे के लिए काम नहीं करना। रिटायरमेंट में ऐसे लगता है कि आपने काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो 40s में रिटायर होना चाहते हैं, बहुत से लोग हैं जो 50s में रिटायरमेंट होना चाहते हैं, लेकिन वो एक्चुअली रिटायर होना नहीं चाहते हैं, वो पैसे के लिए काम करना बंद करना चाहते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो क्लियर हैं कि जब वो उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे तो वो नेक्स्ट क्या करेंगे, और बहुत से लोग हैं जो उस स्टेज पे नहीं पहुंचे तो वो ये जानना चाहते हैं कि हम वहाँ पहुँचे कैसे, और बहुत से लोग हैं जो उस स्टेज पे पहुँच चुके हैं लेकिन उनको क्लैरिटी नहीं है कि हमें करना क्या है। तो वो परेशान हैं, निराश हैं, डिप्रेस्ड हैं, क्योंकि उनके पास डेली का रूटीन नहीं है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम एक हमें नया टर्म कॉइन करना चाहिए इस शो के ज़रिए, रादर देन रिटायरमेंट, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम में वो रुकावट नहीं है। जो उसकी कॉनोटेशन है कि कुछ नहीं करना, वो नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम में एक चॉइस है कि हम अपने ज़िंदगी में एक इंडिपेंडेंस से हम क्या परसू कर रहे हैं,
और पैसा कमाना हमारा महत्वपूर्ण काम नहीं, क्योंकि वो हमने कमा लिया। पर अब हम समय किस चीज़ को दे रहे हैं जिससे हमें सबसे ज़्यादा संतुष्टि और सबसे ज़्यादा फुलफिलमेंट मिलता है, हमें वो परस्यू करना चाहिए। पर एक चीज़ आपकी बात से जो मुझे समझ आई वो ये है कि फिर इसका मतलब तो 40 वाला भी जो है वो भी दुखी या परेशान है, 50s में जो है वो भी, और जिसने रिटायरमेंट तक जो पहुंच चुका है वो भी परेशान है। परेशानी सबकी अलग अलग हो सकती है, टेंशन सबकी अलग अलग है, पर कहीं ना कहीं तो सब जूझ रहे हैं। बिल्कुल। तो लेट्स सी मैं कितनी उनकी जो उलझन है उसे आज दूर कर पाती हूँ आपके ज़रिए। शुरुआत फिर हम अगर 35-40 प्लस वालों के साथ करें जी, क्योंकि ये शायद राइट एज है जी, इस एज में पैसा आ चुका होता है कि आप रिटायरमेंट की तैयारी करें। आपने हालांकि अलग वर्ड बोला, मैं फिर रिटायरमेंट पे आ गई, सॉरी। तो आपके पास पैसा इतना होता है कि आप रिटायरमेंट की तैयारी शुरू कर सकते हैं, आप इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। बावजूद इसके मैंने लोगों को ये कहते देखा है, जो पुरानी परंपरा भारत में चली आ रही है, कि बेटा है, बेटे पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बुढ़ापे की लाठी भारत में आज भी बेटा है। तो ये रिटायरमेंट की प्लानिंग कितनी सही है, पहले वो बताइए। देखिए ये एक फैमिली वैल्यूज़ हैं या ये जनरेशनल थिंकिंग है जो इमीडिएटली बंद करनी चाहिए, पर है, प्रिवलेंट तो है। छोटे शहरों में आप जाएंगे तो बहुत से लोग यही बोलते हैं कि अगर बच्चों को पढ़ा के इंडिपेंडेंट कर दिया तो वही हमारा रिटायरमेंट का पोर्टफोलियो है, वो हमारी जिम्मेदारी देख लेगा। बट मैं अपने हमारे जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, मैं उनकी एक कही हुई बात से बहुत सहमत हूँ। मतलब वो बात मेरे दिल में बैठी हुई है और वो बात मैं हर किसी को बोलता हूँ कि अपने जीवन में अपनाएं, चाहे वो किसी भी उम्र का इंसान हो। वो है कि एंगेज विद एवरीवन बट डू नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन। मतलब आप अपने जीवन में बर्थ से लेके, पैदाइशी से लेके मृत्यु तक सबसे मिले जुले, सबसे रिश्ते बना के रखें, लेकिन निर्भर किसी पे ना हो, आत्मनिर्भर रहें। तो वो पेरेंट्स जो ये सोच रहे हैं, अगर वो अपनी सोच को बदल सकते हैं कि हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, हम एक बच्चों को पढ़ा लिखा के इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, लेकिन हम खुद अपने लिए इतना रखना चाहते हैं कि कल को हमें उनसे कोई सहारा मिले भी ना, तो भी हम खुशी से अपनी ज़िंदगी जी सकें। बट जो आपने बात बोली वो एप्लीकेबल है काफ़ी जगहों पे, लेकिन मेरा अनुरोध सबसे आपके शो को देखने वालों से ये है कि प्लीज़ उस वाली धारणा को, उस थिंकिंग को छोड़ दीजिए और अपने आप अपने लिए कुछ बनाइए, बच्चों से मदद लीजिए, लेकिन इस चीज़ को एक अपना हैबिट मत बनाइए कि हम उन्हीं पे निर्भर रहेंगे। ये मुझे लगता है जो लोअर मिडिल क्लास होते हैं या मिडिल क्लास हैं उनकी परेशानी ज़्यादा है, क्योंकि उनके हाथ में जितना पैसा है उससे ज़्यादा वो अपने बच्चे पे इन्वेस्ट करते हैं। स्कूल में उनकी जितनी हैसियत है, मैं अगर बोलूँ, उससे अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, उससे अच्छी परवरिश देते हैं, फिर हाथ में इतना पैसा बचता ही नहीं है शायद कि वो निवेश कहीं पर कर पाए। तो ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे अभी शायद स्कूल में हैं, आगे कॉलेज में जब उनका दाखिला वो कराएंगे तब भी एक मोटी रकम चाहिए होगी उनके लिए। मतलब 35 वालों के लिए मैं पूछ रही हूँ कि हर महीने आपके हिसाब से उन्हें रिटायरमेंट के लिए सिर्फ कितना इन्वेस्ट करना है? देखिए 35 साल एक ऐसी उम्र है जब जनरली इंडिया में देखा गया है कि शादी हो चुकी होती है और शायद फर्स्ट चाइल्ड आ चुका होता है जनरली। और नॉर्मली उस एज तक जो भी एडल्ट्स होते हैं उनके मटीरियलिस्टिक गोल्स होते हैं, वो उसी को परस्यू करते हैं। गाड़ी लेनी है, घर लेना है, बड़े शहर में घर नहीं खरीद सकते तो छोटे शहर में घर खरीदना है, ट्रैवल करना है, गर्लफ्रेंड होगी उसके साथ घूमने जाएंगे, शादी करेंगे, उसका खर्चा करेंगे, पहला बच्चा ट्राई करेंगे। तो ये जो आपके छोटे छोटे जीवन के माइलस्टोन्स होते हैं, सारा पैसा उसमें लग जाता है। और जब बच्चा आ जाता है, उसका स्कूल शुरू हो जाता है, और जब आपको वो रेगुलर बिल्स दिखते हैं तब आपको चमकता है कि अरे अब हमें फ्यूचर के लिए भी कुछ करना है। सिंपल प्रिंसिपल है 1/3 1/3 1/3 जनरल रूल है। वैसे हर केस में एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन अगर आप इसको भी अडॉप्ट कर लें कि मैं 1/3 एक्सपेंस, अपने इनकम का 1/3 जो मेरी लाइफस्टाइल है, कॉस्ट ऑफ लिविंग है, जिसको हम बोलते हैं नेसेसिटीज़, नॉन नेगोशिएबल्स, उसमें लगाऊंगा। दूसरा 1/3 में या तो लोन पे बैक करने में लगाऊंगा या घर के किराए में लगाऊंगा, और तीसरा 1/3 में इन्वेस्ट कर लूँगा। तो अगर हम ये 3 सिंपल बकेट्स बना लें
और मेरी अगर 2 लाख रुपए की सैलरी है तो 60,000 ग्रोसरी, खाना, थोड़ा बहुत घूमना, सैलरी, डोमेस्टिक स्टाफ, बाकी का 60,000 मैं रेंट और बाकी का 60-70,000 मैं इन्वेस्ट करूँगा। तो ये सिंपल 3, थोड़ा फ्यूचर, थोड़ा प्रेजेंट और थोड़ा लोन पे बैक या कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो ये सिंपल प्रिंसिपल लगा लें, उससे भी काफ़ी डिसिप्लिन आ जाएगा और आप देखेंगे कि आप रेगुलरली छोटा छोटा इन्वेस्ट करके थ्रू पावर ऑफ कंपाउंडिंग एक बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं। अब ये जो 60,000 आपने बताया कि मुझे इन्वेस्ट करना है, इसमें रिटायरमेंट के लिए कितना इन्वेस्ट करना है? तो आपको सिंपल डिसीजन ये लेना है कि मैं कौन से फ्यूचर गोल के लिए पैसा सेव कर रहा हूँ, कौन से फ्यूचर गोल के लिए मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ और उस गोल के लिए मैं कैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ और उस गोल की एसेट एलोकेशन इन्वेस्टिंग में कैसे रखनी है। तो अगर आपके सिंपल से 2 गोल हैं कि एक बच्चे को पढ़ाना है और एक रिटायर होना है, तो उस 2 गोल के लिए आप 30-30 हज़ार रख लीजिए। अगर आपका तीसरा गोल है कि मुझे हाउस अपग्रेड करना है, मुझे गाड़ी अपग्रेड करनी है, तो उसके लिए अमाउंट डिसाइड कर लीजिए। आपके गोल्स ये तय करेंगे कि कितना पैसा किस गोल की तरफ चैनलाइज्ड है और वो गोल्स की प्रायोरिटी क्या है। 4 गोल्स हैं तो सबसे पहला प्रायोरिटी, प्राथमिकता जिसे बोलते हैं, किसको है? पहली प्राथमिकता रिटायरमेंट है या पहली प्राथमिकता बच्चे की एजुकेशन है? इंडिया में तो बच्चे की एजुकेशन ही होती है। बच्चा तो बहुत ज़्यादा प्यारा होता है, घर में सब कुछ पहले बच्चे के लिए किया जाता है, बचा कुचा है तो अपने लिए किया जाता है। मैं बोलूँगा कि दोनों बातें इंपॉर्टेंट हैं, आपका रिटायरमेंट भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना बच्चे का कॉलेज या उसका इंडिपेंडेंट होना। तो ये 2 गोल्स तो मोस्टली फर्स्ट 2 प्रायोरिटीज़ में होते हैं। गाड़ी अपग्रेड करना, घर अपग्रेड करना, ये फिर उनके गोल लिस्ट में आता है जिनकी सैलरीज अच्छी हैं, डिस्पोजेबल इनकम्स अच्छे हैं, खर्चे कम हैं, सेविंग्स अच्छे हैं, तो वो इन गोल्स को भी डाल देते हैं। बहुत से लोग ट्रैवल का भी एक गोल रखना चाहते हैं हर साल, तो उस गोल में वो बोलते हैं हमारा जो एनुअल बोनस आएगा, जितना भी आएगा, हम पूरा बोनस या तो लोन पे ऑफ करने में लगाएंगे या ट्रैवल में लगाएंगे, लेकिन इन तीनों गोल्स के लिए नहीं लगाएंगे, विच इज़ चाइल्ड एजुकेशन या चिल्ड्रंस एजुकेशन या रिटायरमेंट प्लान। तो सिंपल गाइडलाइंस हैं, अगर ये भी अप्लाई करें, उससे भी डिसिप्लिन और एक कहते हैं ना स्ट्रक्चर, एक कैश फ्लो का स्ट्रक्चर आ जाएगा। पैसा आया और पैसा गया और कहाँ कहाँ कैसे कैसे गया, उससे क्या क्या कब कब कितना बनाया, तो आपकी जर्नी इजी हो जाएगी, स्ट्रेस चला जाएगा एंड यू विल बी मोर हैप्पी दैट यू हैव टेकन एन एक्शन। आउटकम क्या होगा वो अलग बात है। अभी तक मैंने 35 प्लस वालों की बात की आपसे, अभी 35 की उम्र में अगर कोई रिटायरमेंट के लिए निवेश कर रहा है तो ये मुझे भी समझ आ रहा है कि उसको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिल जाएगा। मान लीजिए कोई ऐसा मेरा व्यूअर है जिसने 40-42 की उम्र तक रिटायरमेंट प्लान ही नहीं किया, 1 रुपया निवेश नहीं किया है अभी तक रिटायरमेंट के लिए, क्या उसने बहुत देर कर दिया? बहुत लोग हैं ऐसे, वो नहीं बचा पाए या उन्होंने कभी उन्होंने ये एज्यूम किया कि हमारा जॉब तो हमेशा बना रहेगा, पहले थोड़े मटीरियलिस्टिक एस्पिरेशंस फुलफिल कर लेते हैं, बाद में देखेंगे। लेट तो कुछ नहीं होता शालिनी, अगर उनकी वर्किंग स्किल, वर्किंग काबिलियत अच्छी है तो वो 60 क्या 70 तक काम करते रहेंगे। बहुत से डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक चलाते हैं, वो कभी रिटायर नहीं होते, वो 80 तक कंसल्टेशंस करते हैं। सर्जन्स हैं, वो काम करते रहते हैं। तो ऐसे बहुत से प्रोफेशंस हैं जहाँ पे आप लंबे दर्जे तक काम कर सकते हैं और आप अपनी मर्ज़ी से इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं। 42 वाला वही सोचेगा कि मैं लेट हूँ जहाँ पे जॉब इनसिक्योरिटी है या जहाँ पे लगता है कि सैलरी ग्रोथ का चांस कम है, अब मुझे लेट हो गया है, अब मुझे जल्दी से कुछ शुरू करना है। और हो सकता है वो कॉस्ट कटिंग शुरू कर दे, हो सकता है वो रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में पैसा लगाना शुरू कर दे कि मैं पहले तो चांस मिस कर दिया, अब थोड़ा सा रिस्क लेता हूँ, देखो क्या पता मैं जो बना नहीं पाया पिछले 20 साल में या 15 साल में अब शायद जल्दी बना लूँ। तो थोड़ी सी हमें यहाँ पे सावधानी बरतनी है कि आप 42 में जो शुरू कर रहे हैं लेट नहीं है, आप अभी भी कर सकते हैं, बट डोंट बी डेस्परेट और ज़्यादा रिस्क मत ले लेना अपने पोर्टफोलियो में, ताकि जो बनाया वो भी कहीं आप खो ना बैठे। तो कैसे करें फिर 42 वाले रिटायरमेंट प्लानिंग? उनका फिर क्या एसेट ही अलग होगा बिल्कुल? उन्हें अगर नहीं करना है ऐसा धुआंधार वाला निवेश नहीं करना है जैसा आप बता रहे, तो उनका क्या एसेट बिल्कुल अलग होगा, सावधानी वाला? तो बैलेंस बना के रखना है
क्योंकि हमें एक्विटी में इन्वेस्ट करना है, अच्छी ग्रोथ तो एक्विटी में है। पिछले पॉडकास्ट में हम गोल्ड एंड सिल्वर भी देख रहे थे। तो अगर वो 60 तक रिटायर होना चाहते हैं, 18 साल है, 18 साल इज़ अ वेरी गुड पीरियड फॉर पावर ऑफ कंपाउंडिंग टू बी योर फ्रेंड एंड क्रिएट अ फॉर्चून फॉर यू। उनका EPF ऑलरेडी चल रहा होगा 12% पे, वो NPS भी कर सकते हैं। अगर वो न्यू टैक्स रेजीम में है तो 14% का NPS भी कर सकते हैं। 14% ऑफ बेसिक इज़ NPS, 12% ऑफ बेसिक कैन गो टुवर्ड्स EPF। जो तो 26% तो उनका सैलरी से सीधे सीधे रिटायरमेंट में चला गया। हम 1/3 की बात कर रहे थे तो 26 हो गया। अगर उनकी सैलरी और अच्छी है तो इसके बाद जो पैसा बच रहा है वो म्यूचुअल फंड में लगा दें। NPS में अग्रेसिव प्रोफाइल चूज़ करें, मतलब कि जितना सेव कर रहे हैं एज मच इन एक्विटी एज पॉसिबल, क्योंकि EPF में फिक्स्ड इनकम है, आपकी गारंटी है 8.15%। NPS में आप मार्केट में गए, ETF से आप 10, 11, 12% कमा सकते हैं। इसके बाद जो सेविंग्स हुई वो आप म्यूचुअल फंड में कीजिए और वो आप मिड कैप और फ्लेक्सी कैप में कीजिए। 18 साल में आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। ये सिंपल 3 स्ट्रीम्स अगर आप बना लेंगे इन्वेस्टमेंट की तो ये आपको एक डिसेंट बैलेंस पोर्टफोलियो देगा और आपको एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट करके देगा। अगर आप इसको पीरियोडिकली रिव्यू कर रहे हैं, चेंजेस कर रहे हैं और इसमें अपनी कंसिस्टेंटली इन्वेस्टमेंट्स को बना के रख रहे हैं और हाँ, इन इन्वेस्टमेंट्स को स्टेप अप भी कर रहे हैं। अगर नेक्स्ट ईयर आपकी सैलरी 10% बढ़ी तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी 10% बढ़नी चाहिए, सिर्फ कॉस्ट नहीं बढ़नी चाहिए। होता है कि पैसा ज़्यादा कमाते हैं तो अब और अच्छी चीज़ें खरीदनी है। हाँ। तो आप मेक श्योर कि 1/3, 1/3, 1/3 वाला प्रिंसिपल हर रिवाइज्ड सैलरी पे एप्लीकेबल रहे। अब उन लोगों के लिए भी फिर बताइए जो सैलरी क्लास नहीं है, निवेश उन्हें भी करना है, रिटायर उन्हें भी होना है, वो कैसे करें फिर? देखो, उनके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। आज मैं जिस ड्राइवर के साथ अपनी गाड़ी में आया हूँ वो ड्राइवर मेरे ख्याल से लेट 30s में होगा और वो ऑटोमोबाइल की मैकेनिक शॉप ओन करता था, वो चलाता था और उनका बिज़नेस था और बिज़नेस में लोन लेना पड़ा, पर बिज़नेस की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं थी। उनमें एक डेस्परेशन थी पैसे की, तो उन्होंने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेनिंग कर ली, एक एकेडमी ज्वाइन कर ली, वहाँ पे खूब पैसा खर्च किया और उन्होंने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में पैसा लगाना शुरू किया। लोन लिया हुआ पैसा भी वहाँ लगा दिया। वो मुझे बता रहा था कि वो अभी -60 lakhs हैं और वो जो बिज़नेस ओनर का उनका प्रोफाइल था, नाउ ही इज़ अ ड्राइवर। माय गॉड! और अभी भी उनके ऊपर 60,000, अभी भी उनके ऊपर 60 लाख 60 लाख का लोन है। उन्होंने गाड़ी बेच दी, उन्होंने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बनाई थी वो बेच दी। ये जो ट्रेनिंग एकेडमीज़ आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ले जा रही है, तो वहाँ पे उनको स्टूडेंट्स मिल क्यों रहे हैं? क्योंकि ट्रेनिंग एकेडमी तो एजुकेशन की फ़ीस ले लेते हैं, लेकिन ये लोग अपना हार्ड अर्न मनी वहाँ लगा देते हैं। लेकिन वो वहाँ क्यों गए? वो इसलिए गए क्योंकि उनमें फोमो था, उनमें डेस्परेशन थी कि बिज़नेस ग्रोथ से मैं उतना पैसा नहीं बना पा रहा हूँ जितना मुझे चाहिए, मैं गोल्स तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ, तो मैं रिस्क लेता हूँ और जल्दी पहुँचता हूँ। तो इन्होंने ये ट्रेनिंग की और इन्होंने पैसा लगाना शुरू किया। एक दिन बनाते हैं, 2 दिन गंवाते हैं, फिर एक दिन बनाते हैं, 2 दिन गंवाते हैं। इट्स एन एडिक्शन, इट्स एडिक्टिव टू ट्रेड इन द मार्केट, इज़ एडिक्टिव। तो वो जो आपकी बॉडी को न्यूरोट्रांसमीटर्स चाहिए होते हैं ना, जिसको बोलते हैं डोपामाइन, और जो भी हार्मोन्स होते हैं, आपको इन चीज़ों से मिलते हैं। तो उस एडिक्शन में और उस डेस्परेशन में कि मुझे ज़्यादा पैसा बनाना है, इन्होंने ये गलती कर दी। शॉकिंग है मेरे लिए। अब ये रिकवर कर रहे हैं और ये कोई इतने वेल्दी क्लास के लोग नहीं हैं। सिंपली उनको ये लगा कि हम पढ़ाई करके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ऑनलाइन मॉड्यूल्स करके हम पैसा बना सकते हैं, तो इन्होंने किया। तो हमको जो रिच नहीं है, जिनका बैकग्राउंड वेल्दी नहीं है, देखिए उनके लिए बहुत सिंपल है कि उनको पैसा अपने समय से ही बनाना है। व्हेन आई से समय से बनाना है, मतलब कि वो अपना किसी चीज़ को समय देंगे तो उनको पैसा मिलेगा। इट्स दी मनी इज़ दी रिवॉर्ड और कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर वर्क, राइट। और हम उस पॉडकास्ट में बोल रहे थे कि हमें उस स्टेज से जल्दी से निकलना है। वो स्टेज सबकी लाइफ में है,
अनलेस यू आर फ्रॉम अ वेरी वेल ऑफ फैमिली. बट इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली, आपको समय देना है, उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा. उस पैसे को आपको इन्वेस्ट करना है और उस स्टेज पे पहुंचना है जहाँ पे आपका पैसा आपके समय से नहीं, आपके पैसे से आ रहा है. राइट, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, अर्निंग मनी ऑन द इन्वेस्टमेंट टू टेक केयर ऑफ योर कॉस्ट ऑफ लिविंग. पर तब तक तो समय देना ही पड़ेगा. समय देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, फोकस रखना पड़ेगा, गोल बनाना पड़ेगा, डिसिप्लिन के साथ आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेगी. तो जो वेल्दी नहीं है, रिच नहीं है, उनके लिए मैं यही बोलूँगा, मेहनत कीजिए. अगर आपको इन्वेस्ट करना है ना अपना पैसा, तो अपनी स्किल्स को रिफ़ाइन कीजिए, अपने आप को और एजुकेट कीजिए, अपनी एकेडमिक बैकग्राउंड को स्ट्रॉन्ग बनाइए. आप वो स्किल्स लीजिए जिसकी इकोनॉमी को ज़रूरत है, और आप बेटर जॉब्स कीजिए या गिग्स कीजिए, कंसल्टिंग कीजिए, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाइए. 2 प्रोजेक्ट कर लीजिए वीकेंड वाले, मंथ में 1-2 प्रोजेक्ट कर लीजिए, जॉब चलते रहने दीजिए. ऑफ कोर्स कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉयर को ऑब्जेक्शन नहीं होनी चाहिए. जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ, हर चीज़ का प्लस माइनस करके करना चाहिए, बट मेहनत करनी पड़ेगी. मैं क्योंकि बात रिटायरमेंट के ऊपर आज कर रही थी, लेकिन आपने मुझे ये स्टोरी सुनाई, इसलिए मैं इससे हटते हुए आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि क्या ऑप्शन ट्रेडिंग में आपने किसी को भी आज तक हमेशा पैसा बनाते हुए देखा है? क्या ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसा कोई ट्रेडर आपको मिला जिसकी स्किल इतनी शानदार है, इतनी बेहतरीन है, जो सालों से पैसा बनाता जा रहा है और ये इकलौता उसका काम है? ऐसा कोई है क्या? नहीं, मैंने आज तक कोई ऐसा नहीं देखा. मैंने ऐसे सुने हैं कि हमने पैसा बनाया, लेकिन हमने ऐसे बहुत सुने हैं कि हमने पैसा गंवाया. सेबी की रिसर्च रिपोर्ट ये बताती है कि 93% ऑफ द पीपल हैव लॉस्ट मनी. लोग क्यों पैसा लूज़ करते हैं? क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म्स बनते हैं ना, एल्गोरिदम्स, और ये प्लेटफॉर्म्स डिज़ाइन इसलिए होते हैं कि वो प्लेटफॉर्म्स पैसा बनाएं, ट्रांजैक्शंस ज़्यादा हों, क्योंकि वो उनका जो मार्केट है वो है इन्वेस्टर का ग्रीड, इन्वेस्टर की डेस्परेशन. तो ये प्लेटफॉर्म्स उन लोगों के लिए, तो वो 93% अगर आप गंवा रहे हैं तो वहाँ क्यों जा रहे हैं? सिर्फ 7% की प्रोबेबिलिटी के लिए आपको लगता है आप इतने महान हैं कि आप उस लकी 7% को बिलोंग करते हो? नहीं, मुश्किल है. दूसरा एडिक्शन है. जब आप ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, इसमें क्या होता है, जिस दिन आप जीत जाते हैं आपको लालच आता है, आप और इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि आपको लगता है ये साइकिल रिपीट होगी. हाँ. आज मैंने 5x बनाया, मैं कल इसको 5x का इन्वेस्टमेंट करके मैं उस पर 5x बनाऊंगा. लालच आता है. जब आप हार जाते हैं तो आपको निराशा होती है और आपको लगता है इतना गंवाया है तो कमाने का ज़रिया इतना सारा यही है, तो आप उस साइकिल में फंस जाते हैं. और उस साइकिल में जब फंस जाते हैं तो आप कब निकलते हैं? जब आप बैंकरप्ट हो जाते हैं, जब कुछ लगाने के लिए बचा नहीं. क्योंकि जब तक आपके पास सरप्लस होता है आप लगाते रहते हैं, आपको चस्का लग गया, आपको वो एक्स फैक्टर दिख गया, 2x 3x 5x, हाँ. आप चलते रहेंगे, आप रुकेंगे ही नहीं. हम बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग इज मेंट टू टेक यू टू अ फाइनेंशियल गोल. ट्रेडिंग में ना तो गोल होता है ना कोई जर्नी होती है. ट्रेडिंग में सिर्फ हार या जीत होती है. हारते हैं आप तब जब कुछ और लगाने के लिए नहीं होता, जीतते आप तब तक हैं जब तक फिर हार नहीं जाते. तो अल्टीमेटली वो हार ही होती है. शानदार. और मैं वापस अब ट्रैक पे अगर आऊँ तो उसमें आपका रिटायरमेंट का पैसा सारा ना चला जाए, या उसमें आपका रिटायरमेंट का सारा इन्वेस्टमेंट ना चला जाए, इस बात का ख्याल रखिएगा. सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, ये एक गाना है जी. अब मैं आगे अगर बढ़ूँ, मैं हमेशा सर 1 लाख रुपए महीना या 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट, मेरे पास 1 लाख रुपए, ये ऐसा इसलिए कहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है. तो अगर मैं 1 लाख की बात कह रही हूँ और किसी को 50,000 से कैलकुलेट करना है तो वो उसके लिए ईजी होगा. 10 लाख वाला अगर कोई है तो उसके लिए ईजी होगा. इसलिए मेरा ये सवाल है कि आज का खर्च अगर मेरे किसी व्यूअर का 1 लाख रुपया महीना है, तो उस लिहाज से अगर वो अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहा है, 25 साल बाद अगर उसे रिटायर होना है, तो उस समय के हिसाब से वो कैसे इसको कैलकुलेट करे कि मुझे कितना पैसा चाहिए होगा? बहुत सिंपल है. अगर आज आपका एक्सपेंस 1 लाख रुपए है, 25 साल मतलब फ्रॉम 35 to 60, तो इन्फ्लेशन अगर 6% है, बहुत सारे इंटरनेट पे कैलकुलेटर हैं, तो वो 6% की इन्फ्लेशन से आपकी कॉस्ट जो आज 1 लाख रुपए है वो 4,30,000 हो जाएगी.
और अगर आप 5% की इन्फ्लेशन लगाएंगे तो वो कॉस्ट 3,40,000 हो जाएगी। आप सोचिए अगर आज 1,00,000 रुपये में आपका घर चल रहा है, 25 साल बाद आपका घर 3,40,000 पे या 4,30,000 पे चलेगा, डिपेंडिंग ऑन इन्फ्लेशन। आपको इन्वेस्टमेंट करनी है जो इस इन्फ्लेशन को बीट करे, आपको इन्वेस्टमेंट करनी है जो इस इन्फ्लेशन को बीट करके टैक्स देने के बाद जो आपके हाथ में पैसा आए वो इससे ज़्यादा आए। तो इसीलिए जितना जल्दी आप सजग हो जाएं, अवेयर हो जाएं और आप इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करें उतना अच्छा। क्या कभी बीच में ऐसी भी कोई परिस्थिति आती है कि इन्फ्लेशन रेट 7%, 8%, 9%, क्योंकि बहुत से लोग ये क्लेम करते हैं कि ये तो गवर्नमेंट का दिया हुआ आंकड़ा है कि इन्फ्लेशन ऐसे बढ़ रहा है, पर एक्चुअली तो वो 8% है, 9%, 10% हम देखते हैं एजुकेशन में और घर के रेंट में हम अमूमन देखते हैं कि इन्फ्लेशन इतना ही आता है। तो जो आप बता रहे हैं कैलकुलेट उस लिहाज से ही करना है, या कमेंट सेक्शन में भी बहुत से लोग आ जाएंगे ये कहने के लिए कि सर तो गलत बता रहे हैं, असल तो 8%, 9% है, तो उस हिसाब से कैलकुलेट नहीं, इन्फ्लेशन के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। आपका रेंट का इन्फ्लेशन, अगर आप किराए पे रहते हैं, हो सकता है लैंडलॉर्ड 5% करे, हो सकता है 10% करे, प्रॉपर्टी के मार्केट वैल्यू पे डिपेंड करता है, हो सकता है नहीं करे अगर रिलेशनशिप अच्छा है। जो स्कूल फ़ी है और जो मेडिकल कॉस्ट है, सबसे ज़्यादा मैंने इन्फ्लेशन इन दो चीज़ों में देखा है, स्कूल फ़ी और मेडिकल कॉस्ट में। सब्ज़ी कभी नहीं इतनी महंगी होती, दाल रोटी कभी नहीं होता है, कभी होता है। तो CPI जो कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड है उसको ट्रैक करें। CPI तो पिछले इस साल तो मतलब उनके नंबर्स 2%, 2.5%, 3% आए, जो कि लोएस्ट एवर इन्फ्लेशन है हमारे कंट्री में। 9-10% तो 2010-11 में होता था। उसके बाद RBI का मैंडेट दिया गया कि 6% से अगर इन्फ्लेशन ऊपर होगी तो आपको एक्शन लेना है और आपको इंश्योर करना है कि इन्फ्लेशन डज नॉट क्रॉस 6%। तो इसलिए मैं अपनी कैलकुलेशन में 6% का नंबर लेके चलता हूँ जो RBI मैंडेट है। बाकी सबका अपना इंडिविजुअल एक कॉस्ट इंडेक्स होता है, उनके घर खर्च बढ़ते हैं, तो किसी को 6% ठीक लगता है, किसी को कम लगता है, किसी को ज़्यादा भी लगता है। स्पेशली जब आप एक ऑप्टिमाइज्ड लाइफ जीते हैं ना, जब आप फ्रूगल होते हैं, आपको सारे कॉस्ट समझ में आ जाते हैं, आप टुवर्ड्स रिटायरमेंट फेज़ होते हैं, तो वो मोस्टली कॉस्ट ऑप्टिमाइज हो जाते हैं, तो वो लोग इतना शिकायत नहीं करते कि ये 6% बहुत कम है। हाँ। हमारा तो ज़्यादा हो रहा है, वो हो जाता है, आपको बस अवेयर होना है। आपके पास जब कोई अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आता है या आप उसका पोर्टफोलियो डिज़ाइन करते हैं, तो मुझे ये बताइए कैसे वो डिज़ाइन होता है। मैं आपके पास आई, मैं 60 की उम्र में रिटायरमेंट लेना चाहती हूँ या हो ही जाऊँगी रिटायर, तो मेरी उम्र उसके बाद कितनी बची है मुझे कैसे पता? शायद मैं 65 तक ही हूँ, शायद मेरी उम्र 70 साल ही है, और क्या पता मैंने प्लानिंग 80 साल की है पर मैं 90 साल की हो जाऊँ। ये पहली बात। अब दूसरी बात ये कि हो सकता है मेरी रिटायरमेंट प्लानिंग में, क्योंकि अभी तो मुझे पता नहीं है कि 70 की उम्र में मुझे कौन सी बीमारी होगी जिस पे कितना खर्च हो जाएगा। मैं हेल्थ इंश्योरेंस लूंगी भी तो ये तो सब भविष्य के गर्त में समाया हुआ है। मैं नहीं जानती मेरे साथ होगा क्या, होगा भी कि नहीं होगा। मैं 60 के बाद 80 का रिटायरमेंट सोच के 20 साल की प्लानिंग चली हूँ, मैं तो 5 ही साल में चली जाऊँ। तो कैसे आप समझाते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपने पूरा 3 पॉडकास्ट का एक सवाल पूछा है जिसका जवाब मैं शायद 3 घंटे तक देता रहूँगा। हाँ। रिटायरमेंट प्लानिंग, देखिए रिटायरमेंट प्लानिंग के 2 फेज़ होते हैं। रिटायरमेंट से पहले का फेज़, रिटायरमेंट स्टार्ट होने के बाद का फेज़, अनटिल द पर्सन इज़ नो मोर। जो रिटायरमेंट स्टार्ट होने के पहले का फेज़ होता है उसको बोलते हैं वेल्थ एक्यूमुलेशन फेज़। रिटायरमेंट के जो बाद का फेज़ होता है उसको बोलते हैं वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन फेज़। तो ये तो पहले तो मैं आपको बताऊँ, ये आपकी बुक के 2 चैप्टर हो गए। वेल्थ एक्यूमुलेशन में क्योंकि आपकी इनकम है, हम अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट्स चूज़ कर सकते हैं। वेल्थ एक्यूमुलेशन में क्योंकि आपका एम्प्लॉयर आपका EPF NPS काट रहा है, हमें पता है कि आपका एक बैलेंस पोर्टफोलियो बन रहा है, तो हम म्यूचुअल फंड्स में और अग्रेसिव हो जाते हैं। हम उसमें नज़र रखते हैं कि रिव्यूज़ हो रहे हैं, एक्सपेंस रेशियो कम है, रिटर्न्स अच्छे हैं, स्कीम्स रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देती है, वो सारी प्लानिंग है। ठीक है, जब हम मैथमेटिकली इसको करते हैं, एक्सेल शीट, लाइफ तो एक्सेल शीट की तरह से नहीं होती है, लेकिन हमें खुद को एम्पावर करने के लिए, खुद को रिलैक्स करने के लिए कि हाँ मैंने तैयारी की है, एक्सेल शीट तो बनानी पड़ेगी, तो उसमें हम आप सबसे पहले आपके 4 फैक्टर्स डालेंगे। करंट कॉस्ट ऑफ लिविंग,
current inflation, your age, your retirement age, ठीक है, एंड योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, 5 फैक्टर हो गए. तो अगर मेरे पास 20 साल का वेल्थ एक्यूमुलेशन फेज है फ्रॉम 40 to 60 और मेरे पास 30 साल का वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन फेज है फ्रॉम 60 to 90, तो पहले हमारी कॉन्वर्जेशन होगी कि आपकी एज कितनी रखें, 90 रखें, 85 रखें, 80 रखें. मैं तो 90 रखता हूँ. लोग बोलते हैं नहीं 70 रखो. मैं कहता हूँ नहीं, आप बहुत जियोगे. आप इतने समझदार हो, ऑर्गेनाइज हो, आप 40s में प्लानिंग कर रहे हो, तो आई एम श्योर आप लाइफ की और भी अच्छी प्लानिंग कर रहे हो. और हेल्थ रिस्क को अवॉइड करने के लिए आप हमेशा एक अच्छा मेडिकल इंश्योरेंस बना के रखोगे ड्यूरिंग एक्यूमुलेशन फेज एज वेल एज ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन फेज. जो एक्यूमुलेशन फेज है उसमें आपने रिस्क लिया है, उसमें प्लानिंग चल रही है, उसमें पैसा जा रहा है और कहीं कॉर्पस बन रहा है. जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ है उसमें आपको कंजर्वेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि उसमें विड्रॉल स्ट्रैटेजी है, वो टैक्स एफिशिएंट होनी चाहिए. रिटर्न्स भले कम हो लेकिन कैपिटल प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्स एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में मैं एक सिंपल सा गाइडलाइन बोलता हूँ, स्माइली सीनियर सिटीजन्स को या रिटायर्ड फैमिलीज़ को. स्माइली इज़ एन एक्रोनिम दैट आई हैव क्रिएटेड. S for safety of capital, M for medical insurance, I for inflation beating investments, okay, L for liquidity, Y for yield. मतलब कि कैपिटल सेफ हो, मेडिकल इंश्योरेंस बना रहे. उस 30 साल के लिए भी जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज है उसमें भी आपको इन्फ्लेशन बीटिंग इन्वेस्टमेंट्स तो करनी ही है. आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है ताकि आप ना रहें तो एक कॉर्पस आपके नॉमिनीज़ के लिए छूट जाए. और नहीं भी छोड़ पाए तो कोई बात नहीं, आप तो खुशी से अपनी ज़िंदगी जी के जाएं. एल फॉर लिक्विडिटी, मैं जब चाहूँ इस पैसे को निकाल लूँ, मुझे लॉक इन नहीं चाहिए. मुझे ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आया, निकालूँ, ठीक है. वाई फॉर यील्ड, मतलब मेरे पैसे का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यील्ड शुड बी वेरी हाई. तो टैक्स प्लानिंग भी थोड़ी देखनी पड़ती है, क्योंकि बहुत सी यील्ड्स होती हैं जिसमें टैक्स ज़्यादा लगता है, बहुत सी यील्ड्स होती हैं जहाँ पे टैक्स एफिशिएंसी मिलती है. म्यूचुअल फंड के ग्रोथ ऑप्शंस में आप क्या करते हैं, आप टैक्स नहीं देते जब तक आप प्रॉफिट्स नहीं बुक करते. तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में हाउ डू यू स्ट्रक्चर टैक्स डेफरमेंट स्ट्रैटेजी, टैक्सेबल इनकम इन न्यू टैक्स रेजीम और ओल्ड टैक्स रेजीम, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन फेज है. एक एक्यूमुलेशन फेज़ है. एक्यूमुलेशन फेज़ में भी आपको टैक्स प्लानिंग करनी है. आपने जो 14% NPS कंट्रीब्यूशन किया अपनी सैलरी से, वो टैक्स एग्जेम्प्ट हो गया. EPF का 12% कंट्रीब्यूशन किया, वो टैक्स एग्जेम्प्ट हो गया. तो एक्यूमुलेशन में भी यू नीड प्लानिंग, डिस्ट्रीब्यूशन फेज में भी यू नीड प्लानिंग, बट अल्टीमेटली टू हैव अ गोल्डन रिटायरमेंट यू हैव टू प्लान with the 5 important factors: your cost of living, your current age, your retirement age, your life expectancy and the inflation. आई होप मैंने आपका क्वेश्चन एकदम ठीक मुझे तो ठीक समझ में आया. मेरे व्यूअर्स कमेंट करके बताएं. और एक चीज़ जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आई, आपने कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस लिया हो और वो भी फिर आप ये मान के चलो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप उसके पहले बता चुके एजुकेशन और हेल्थ में आपने देखा है कि सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन आता है. तो हेल्थ इंश्योरेंस पहले तो मुझे कमेंट करके बताइए आपके पास है या नहीं है. ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास है तो कम है, क्योंकि एक तो वो सर हेल्थ इंश्योरेंस इस लिहाज से लेते हैं कि हमें तो कॉर्पोरेट वाला भी मिला हुआ है. 60 के बाद तो वो रहेगा नहीं आपके पास. तो उस हिसाब से आपको शुरू से ही 25 की उम्र में, 30 की उम्र में ही आपको 70 की उम्र वाला हेल्थ इंश्योरेंस लेके चलना है, ऐसा करना है. देखिए, अच्छा टॉपिक चूज़ किया है. हमेशा एक अपना इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस फ्रेमवर्क बना के रखें, चाहे आपके एम्प्लॉयर से आपको मिला हुआ है, उसके अलावा भी. क्योंकि कल को अगर आपने एम्प्लॉयर चेंज किया और नए एम्प्लॉयर ने आपको उतना सम एश्योर्ड का बेनिफिट नहीं दिया जो पिछले वाले ने दिया, और उस वक्त अगर कोई हेल्थ कंटिंजेंसी हो गई, तो आपको अपनी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट से पैसे देना पड़ेगा. तो एक इंडिपेंडेंट हेल्थ इंश्योरेंस फ्रेमवर्क बना के रखें जिसमें नो क्लेम बोनस एक्यूमुलेट होता रहेगा, जिसमें आप कवरेज इंटैक्ट रखेंगे, और जब भी ज़रूरत पड़े तो आप कॉर्पोरेट इंश्योरेंस को पहले यूज़ कीजिए, क्योंकि उसका पेपर वर्क प्रोसीजर जल्दी हो जाता है. वो बड़ा क्लाइंट होता है ना इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए, तो वो वहाँ पे शिकायत का मौका आने नहीं देते. इंडिविजुअल को शायद थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है. तो इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस फ्रेमवर्क बना के रखें, हेल्थ का भी, लाइफ का भी.
दोनों का। और हेल्थ इंश्योरेंस टाइम टू टाइम आप बढ़ाते जाएं। तो मैं ये बोलूँगा कि कोर इंश्योरेंस को ना बढ़ाएं। कोर इंश्योरेंस जैसे आपने 15 लाख का कवर सम एश्योर्ड वाला लिया हुआ है, हाँ। उसके ऊपर आप सुपर टॉपअप ले लें, जिसमें आप 1 करोड़ का कवर ले लें। मैं नंबर्स इतने बड़े बड़े इसलिए बोल रहा हूँ शालिनी, क्योंकि मेडिकल कंडीशंस से रिकवर करने के लिए इन सिटीज़ लाइक गुड़गांव, बैंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली काफ़ी बड़े बड़े बिल आते हैं। तो सुपर टॉपअप इतना महंगा नहीं होता है, उसमें डिडक्टेबल होता है। अगर आपका बेस प्लान 10 लाख का है और आपने सुपर टॉपअप 50 लाख का ले लिया, सुपर टॉपअप से आप क्लेम तभी ले पाएंगे जब आपने बेस प्लान का 10 लाख रुपए एग्जॉस्ट कर दिया। आपके पास पीस ऑफ माइंड है कि कल को किसी सिचुएशन में 25 लाख का बिल आता है या खर्चा आता है, तो मेरे 10 लाख यहाँ से मिल जाएंगे, 15 यहाँ से मिल जाएंगे। और क्योंकि सुपर टॉपअप में डिडक्टेबल होता है, वो सस्ता होता है। उनको पता है कि 10 लाख से ऊपर के खर्चे की प्रोबेबिलिटी इतनी जल्दी नहीं आएगी, तो उनके प्रीमियम्स कम होते हैं। ऐसे ही लाइफ इंश्योरेंस में टर्म प्लान लें, मनी बैक प्लान ना लें। ना तो उसमें इंश्योरेंस का बेनिफिट है, ना वो इन्वेस्टमेंट का। तो टर्म प्लान अपना अलग से चलते रहने दें और एम्प्लॉयर का बेनिफिट अलग से चलते रहने दें। एक वक्त आता है जब वेल्थ बन जाती है, लोग तब भी लाइफ इंश्योरेंस लेते रहते हैं। मैं उनको बोलता हूँ आप लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ले रहे हैं आप? क्योंकि आपके पास इतना पैसा है कि आपके गोल्स भी कवर हो जाएंगे, आपकी रिटायरमेंट भी कवर्ड है। तो अब आपको बस ये इंश्योर करना है कि आपकी वेल्थ ट्रांसमिट हो रही है, ट्रांसमिशन टू योर नॉमिनीज़, कि आप अगर नहीं रहे तो आपका पैसा कहीं फंस ना जाए अनक्लेम्ड एसेट्स में। तो नॉमिनी फ्रेमवर्क बनाइए, विल लिखिए, ट्रस्ट बनाइए और अपने एसेट्स को अपने फैमिली को हैंड ओवर कीजिए। क्या इसमें ऐसा भी है कि कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है जो ठीक नहीं होता है? मतलब जो लेट स्टार्ट करने वाले हैं, मुझे लगता है उनके लिए तो फिर वापसी की राह भी थोड़ी मुश्किल ही हो जाती है ना। अब आपने गलत निवेश अगर कर ही दिया है, शुरुआत तो मुझे लगता है समझने में बहुत लंबा समय लग जाता है, फिर आप इतना टाइम दे चुके होते हैं कि वो रिवर्स करने का मौका आपके पास नहीं होता है। तो ऑलरेडी जिन्होंने लेट स्टार्ट किया है, जो 40-42 की उम्र के मेरे निवेशक हैं, व्यूवर हैं, उनके लिए क्या कोई गलत निवेश भी होता है रिटायरमेंट के लिए? गलत निवेश वही होता है जो आपने बगैर होमवर्क किए किया। अगर आपको लगता है कि मैं रिस्की पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का बना सकता हूँ, लेकिन मेरा रिटायरमेंट 4 साल बाद है, और आपने मिड कैप फंड ले लिया, हो सकता है पैसे ना कमाएं। या आपने क्रिप्टो में पैसा डाल दिया किसी के कहने पे, और क्रिप्टो तो रेगुलेटेड एसेट भी नहीं है, हमें तो ये भी नहीं पता कि अंडरलाइंग एसेट है क्या। तो वो गलत है। तो रिस्क स्टडी करके अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लें। और अगर आपको लगता है कि हमने फिक्स्ड इनकम में ही सारा पैसा लगाया, इक्विटी में लगा नहीं पाए, तो अब आप भी लगाना शुरू कर दीजिए। ऐसे प्लान बनाइए कि फिक्स्ड इनकम का पार्ट आपको एक कुछ समय तक हेल्प करे, उसके बाद 8-10 साल बाद इक्विटी वाला पार्ट आपको हेल्प करे। तो ये सब आराम से प्लान किया जा सकता है। और देर आए दुरुस्त आए, कभी देर होती नहीं है। लेकिन मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि जब आप लेट इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो आपकी लाइफ में आपको इतना एक्सपीरियंस आ चुका होता है कि आप गलती कम करते हैं या नहीं करते। तो कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती, आपका एक्सपीरियंस आपको बचाएगा, और वो एक्सपीरियंस आपको जल्दी पैसा बना के देगा। तो रिलैक्स। मुझे लगता है इतना तो हमारे लिए सफिशिएंट है। अगर अभी तक आपने रिटायरमेंट प्लानिंग स्टार्ट नहीं की है, तो ये मोटिवेशन मुझे लगता है इतना सफिशिएंट है। मैंने एक चीज़ और देखी है सर, वो लोग जो बड़ा वेल्दी रिटायर होते हैं, वो भी अगले 10 साल 15 साल में मुझे गरीब वाली फीलिंग देने लगते हैं। आई एम सॉरी मैं ये टर्म यूज़ कर रही हूँ, बट मैंने देखा है। मैंने 58-60 की एज में जिन्हें रिटायर होते हुए मुझे लगा है कि ओ वाओ, इनकी प्लानिंग भी बहुत अच्छी थी। ये वो जो रिच रिटायरमेंट वाली जो थियोरी होती है, उस पर बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। थोड़े दिन के बाद वो भी गरीब जैसे फील होने लगते हैं। वो क्यों होता है ऐसा? आज सुबह मैं आपसे बात कर रहा था, तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि वॉट कम्स ईजी डज नॉट लास्ट, वॉट लास्ट्स डज नॉट कम ईजी। राइट। तो कोई भी चीज़ जो आपने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, निष्ठा से, अपने फोकस से, डेडिकेशन से बनाई होती है ना, वो आपके पास, उससे अगर वेल्थ आ गई वो आपके पास टिकेगी। क्योंकि आपने वेल्थ नहीं चेज़ की थी, आपने एक्सेलेंस और सक्सेस चेज़ की थी, और वेल्थ उसका बाय प्रोडक्ट था। तो आपने जिस चीज़ को चेज़ किया, आप उसमें इतने होशियार हो गए कि आप वो करते जा रहे हैं, पैसा आता जा रहा है, मल्टीप्लाई होता जा रहा है।
लेकिन ये बना हुआ पैसा अगर किसी ऐसे इंसान के पास चला गया जिसने वो सक्सेस और एक्सेलेंस कभी चेज़ ही नहीं की, तो उसके लिए इजी मनी है। तो वो किस कैटेगरी का हो गया कि इट हैज़ कम टू मी ईजिली। हाँ। और जो पैसा आसानी से आता है ना, वो टिकता नहीं। जुए में जीता हुआ पैसा कभी नहीं टिकेगा, ये रिसर्च है। लॉटरी टिकट से जब कमाया हुआ पैसा कभी नहीं टिकेगा। एक हमारे केबीसी के विनर थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मुझसे बात की थी आज से 7 साल पहले। अच्छा। और उन्होंने मुझे ये बोला था कि हम 1 करोड़ जीते हैं, बिहार के हैं वो, और 1 करोड़ जीते हैं। मैंने कहा तो अब तो 2-3 करोड़ हो गए होंगे। वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट के 3 साल बाद फ़ोन किया था, कहते नहीं अब सिर्फ 20 लाख बचे। ह्यूमन साइकोलॉजी, जो पैसा आसानी से आ गया ना वो नहीं टिकेगा, जो पैसा मेहनत से आया है वो ज़रूर टिकेगा, क्योंकि आपका फोकस कुछ और था ना। हाँ। तो मनी एंड वेल्थ, फेम, पॉपुलैरिटी, सक्सेस, मनी, वेल्थ is a byproduct of what you're doing as a service and what you're creating as a product. Nice. तो ये एक consequence है। ये जो लोग सिर्फ पैसे और वेल्थ पे फोकस करके मेहनत करते हैं वो शायद पैसे को टिका नहीं पाते, लेकिन जो किसी उद्देश्य से अपना जीवन जीते हैं और उसको स्केल अप करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने सर्विस के उसमें कवर करने की कोशिश करते हैं ताकि वो इम्पैक्ट क्रिएट कर सकें, तो उनका ध्यान पैसा आ रहा है उस पे है, लेकिन कोर स्किल उनकी कुछ और है। तो ये थोड़े से पैराडाइम शिफ्ट जो हम बोलते हैं, ये थोड़े से आपके बिलीव्स एंड थॉट्स अगर ऑल्टर हो जाएं, फ्रेमवर्क चेंज कर लें आप अपने जीवन को जीने का, तो ये सारे मनी रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स जो कभी पॉजिटिव होते हैं, जो कभी नेगेटिव होते हैं, ये एड्रेस किए जा सकते हैं। मुझे आप एक आध कोई केस स्टडी बताइए ना, क्योंकि मुझे आज बड़ा मज़ा आ रहा है। आपने मुझे 2-3 स्टोरी सुनाई, एक तो आपने वो ड्राइवर वाली भी मुझे स्टोरी बताई, अभी भी आपने बड़ी अच्छी बात बताई। तो मुझे कोई आप ऐसी केस स्टडी बताइए ना कि कोई रिटायर हो चुका हो या उसके पहले स्ट्रगल कर रहा हो, आपने उनका पोर्टफोलियो देखा हो या उनकी कोई स्टोरी हो, तो वो हमारे साथ शेयर कीजिए ना। मुझे लगता है कहानियों से हम बड़ा अच्छा सीखते हैं। बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा। कोविड के दौरान मोस्टली मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो कपल्स हैं, तो कोविड के दौरान ये कपल एकदम से रिच हो गए। पोर्टफोलियो तो इनका अच्छा था ही, पर ये टेक कंपनी में काम करते थे, तो इनके जो टेक स्टॉक्स थे, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, हमें पता है अमेज़ॉन, इन सब की वैल्यूएशन बहुत बड़ी थी। तो इनको जितना रिटायरमेंट फेज़, डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ के लिए पैसा चाहिए था, उससे कहीं ज़्यादा इनके पास हो गया, तो इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। हाँ। दे स्टॉप्ड वर्किंग। अब उन्होंने ये स्टेज पे आके उनके पास क्लैरिटी नहीं थी कि वो आगे क्या करेंगे, तो क्योंकि वो क्लैरिटी नहीं थी तो वो फ्रस्ट्रेट हो गए, डिप्रेस भी हो गए। वन ऑफ देम वेंट फॉर अ मेडिकल इंटरवेंशन कि कुछ करने को नहीं है। तो फिर उन्होंने 1-2 साल अपनी लोकेशन चेंज की, उन्होंने दूसरी जगह रह के देखा, उन्होंने अपनी फैमिली में फोकस किया। अल्टीमेटली उनको वो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट नहीं मिली जो उनको काम से मिल रही थी। पैसा था, जितनी ज़रूरत थी डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ की उससे कहीं ज़्यादा था, लेकिन खालीपन था, वॉइड था, कुछ नहीं। सुबह उठने के लिए एक वो होता है ना ड्राइव, पर्पस, कि मैं किस लिए अपने बिस्तर से बाहर निकलूं, गेटिंग आउट ऑफ बेड, वो कॉज ही नहीं था। तो उन्होंने रियलाइज़ किया कि उन्हें काम करना पड़ेगा। तो उन्होंने उस वक्त जो काम किया वो इसलिए किया कि मैं बिज़ी रहूं, एंगेज रहूं, और हमें भी यही करना है। हमें बस, और वो 46 या 45 ईयर ओल्ड थे, हमें बस ये मिल जाए कि एक हमारे जीवन में हमारा मकसद क्या है, उसमें पैसा मिले चाहे ना मिले इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, स्पेशली डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में। लेकिन जो मास्लोज हायरार्की है वो ये बोलती है कि हर इंसान 4-5 लेवल पे ग्रो करता है अपने सेटिस्फैक्शन और फुलफिलमेंट के लिए। सबसे पहला लेवल होता है रोटी, कपड़ा और मकान। फिर दूसरा लेवल होता है प्रोफेशनल एक्सेलेंस। पहले मैं अपने दाल रोटी घर बनाऊंगा, फिर मैं अपने काम में अपना नाम कमाऊंगा, फिर उसके ऊपर आते हैं उसकी एस्पिरेशंस जो लग्जरी रिलेटेड होती हैं, अच्छा घर। जब ये तीनों स्टेज हो जाती हैं फिर ऊपर आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन,
जिसको हम स्पिरिचुअलिटी और फिलॉसफी में बोलते हैं कि भगवान ने जो मुझे जीवन दिया, उस जीवन से मैंने क्या बना के भगवान को वापस दिया। एक अच्छा क्राफ्टमैन, अच्छा स्कल्प्टर, अच्छा पेंटर, अच्छा लीडर, अच्छा मंत्री, अच्छा नेता, अच्छा समाज सेवक, तो मुझे अल्टीमेटली दे के ही जाना है। इससे अच्छा है कि मैं खुद ही कॉन्शियसली क्यों ना चूज़ करूं कि मुझे क्या देना है। तो ये सब स्टेजेस वेल्थ बिल्डिंग के साथ साथ अगर कोई भी इंसान चलाता रहे, अप्लाई करता रहे और अचीव करता रहे, तो उसको ज़िंदगी भर कोई परेशानी और दुख नहीं होगा। वो हमेशा मरते दम तक खुश रहेगा। उससे ही सिर्फ परेशानी और दुख नहीं होगा ऐसा नहीं है। ये तो जो आपने लास्ट वाला गोल बताया ना कि हम क्या दे रहे हैं, हमने जो लिया वो तो ठीक है, पर हम क्या दे रहे हैं उससे तो मुझे लगता है वो मोदी जी जो कहते हैं ना राष्ट्र निर्माण वाली जो बात होती है, फिर तो वही फुलफिल हो जाएगी। सोसाइटी हैप्पी, हमारा नेशन हैप्पी, हम हैप्पी, फिर तो मुझे लगता है नहीं कहीं पे भी कुछ दुख बचेगा। ये बड़ी अच्छी सी परिभाषा हो गई मुझे लगता है। आप भी कमेंट करके बताओ, मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, शानदार लगा। और मुझे मालूम नहीं था कि हम ऐसे फाइनेंस की बात करने बैठेंगे और ये धार्मिक गुरुओं वाली बात हो गई है मुझे लगता है। जो आप में से एक भी नहीं हूँ बट ये सिर्फ एक्सपीरियंस है। हाँ। उन क्लाइंट्स को देख के जो अलग अलग इंडस्ट्री के लीडर्स हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, और हर घर यूनिक है, हर फैमिली यूनिक है, हर कपल की केमिस्ट्री यूनिक है। उनका प्रोफेशनल प्रोफाइल कैसा है, उनकी कंपैटिबिलिटी कैसी है, और कैसे वो डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ के साथ अपना लाइफ जी रहे हैं, कैसे वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, और कैसे वो इंडिविजुअल गोल्स भी परसू कर रहे हैं और कलेक्टिव गोल्स भी परसू कर रहे हैं। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जहाँ पे सक्सेस इन टर्म्स ऑफ हैप्पीनेस, नॉट जस्ट प्रोफेशनल सक्सेस इन टर्म्स ऑफ फैमिली हैप्पीनेस दिखती है, वहाँ मुझे लगता है यही सारी चीज़ें फॉलो हो रही हैं, अप्लाई हो रही हैं, क्योंकि वो भी अपने अपने फील्ड में एजुकेटेड हैं, वो भी अपने मेंटोर्स और कोचेस के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो भी अपनी एक लाइफ पाथ को परस्यू कर रहे हैं जो मुझे दिखता है, क्योंकि हम पैसे से उनका काम आसान कर देते हैं। तो मुझे दिखता है, तो मुझे लगता है यही सब कुछ है और यही हम सबको फॉलो करना चाहिए। मैं मेरे व्यूवर्स को बताऊं कि अमित सर मोस्टली फैमिलीज़ का जो पोर्टफोलियो है वो देखते हैं, ऐसी फैमिलीज़ का जहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं, दोनों का दिमाग अलग अलग दिशा में काम कर रहा होता है, दोनों चाहते हैं उनका पैसा अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट किया जाए, दोनों का नेचर बिहेवियर आई गेस सब अलग अलग होता होगा, और उन्हें पहुंचना फिर एक ही गोल पे होता है। तो मैं अब फिर आपसे कोई एक स्टोरी चाहती हूँ कि आपके पास कोई ऐसा कपल आया, या क्या ये मोस्टली कपल्स की प्रॉब्लम होती है, रिटायरमेंट दोनों को चाहिए, ऑलमोस्ट सेम एज में ही है ना, अब तो बहुत एज डिफरेंस होता नहीं है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, 2 साल 3 साल का फ़र्क है, तो क्या ऐसा रहता है कि उनका पोर्टफोलियो रिटायरमेंट के लिए अलग अलग होता है? क्योंकि आप साथ में रह रहे हो, पैसा साथ में चाहिए, रिटायरमेंट के बाद कोई काम नहीं करना, तो आप कैसे करते हैं? हस्बैंड का पोर्टफोलियो रिटायरमेंट का अलग और वाइफ का अलग क्या आप बनाते हैं, और आइडियली क्या होना चाहिए? अगर मैंने ये करना शुरू कर दिया ना, तो वो घर भी अलग अलग कर देंगे और वो साथ रहना बंद कर देंगे। ठीक बात। तो छोटा सा बेस बनाता हूँ। हाँ। रिटायरमेंट पोर्टफोलियो कंबाइन होता है, लेकिन जब वो 2 लोग मुझसे मिलते हैं और एक अपनी सेपरेट मनी पर्सनालिटीज़ लेके आते हैं, सबसे बड़ा काम मेरे लिए होता है कि इनको अलाइन किया जाए। और उनके लिए अलाइनमेंट सबसे आसानी से होती है जब फैमिली के गोल्स डिस्कस करते हैं जिसमें रिटायरमेंट नहीं होता, विच मीन्स बच्चे, विच मीन्स जो चीज़ें दोनों की लाइफ में कॉमन है उसको एड्रेस करो। अगर घर खरीदना है तो पहले घर खरीदवाओ, बच्चा पैदा करना है तो पहले एक दूसरे उनकी फिनेंशियल एनर्जी को उधर चैनलाइज करो कि उनकी फैमिली एक्सपैंड हो। बच्चा हो गया है तो बच्चा एजुकेट हो। पेरेंट्स हैं तो दोनों को ऐसे अलाइन करो कि दोनों अपने अपने पेरेंट्स की फिनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट करें अगर ज़रूरत है, पर एक दूसरे को ऑब्जेक्ट ना करें, राइट। तो कलेक्टिव गोल्स पे पहले फोकस करो और उनको अलाइन करो, फिर इंडिविजुअल गोल्स पे। हमारे इंडिया में गर्ल्स जो नॉर्मली आज 40s में है या लेट 30s में, बड़ी प्रोटेक्टिव चाइल्ड रहे हैं, उनको फाइनेंशियल डिटेल से दूर रखा गया है। तो नॉर्मली जब वुमेन क्लाइंट आती है बड़ी कंजर्वेटिव होती है, वो सेविंग्स अकाउंट में 10 लाख रख देगी लेकिन एफडी में नहीं रखेगी, क्योंकि उसको वो 10 लाख दिखता हुआ अच्छा लगता है।
वो एफडी में 10 लाख रख देगी लेकिन म्यूचुअल फंड्स में नहीं रखेगी, क्योंकि जब वो बैंक में लॉगिन करेगी और वो बैलेंस लाख रुपए होगा, 10 लाख म्यूचुअल फंड में होगा, तो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में लॉगिन नहीं करेगी, वो बस इस 10 लाख को 1 लाख को देख के परेशान हो जाएगी कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो विमेन में जनरली कैपिटल प्रोटेक्शन माइंडसेट होता है, क्योंकि वो नर्चरर होती हैं, वो चाहती हैं कि मैं बच्चों को कभी भी कुछ भी दे सकूं, मेरे पास पैसा होना चाहिए। तब हम उनको ये बताते हैं कि आप म्यूचुअल फंड भी आपका ही है, उसमें आपका ही नाम है, वहाँ से भी पैसा निकाला जा सकता है, हाँ। पर वहाँ पे रिटर्न बेहतर है। तो उनको रिटर्न की तरफ ओरिएंट करने के लिए एक जर्नी होती है जो मैं करता हूँ। हस्बैंड की क्या होती है, मैन इज़ अ ब्रेड विनर। आप पास्ट में जाएंगे तो आदमी ही हंटर होता था, उसका काम होता था सुबह जाओ और शाम को सामान लेके आओ, किसी भी तरीके से मार के काट के, क्योंकि मेरी फैमिली भूखी है, राइट। हंटर एंड नर्चरर। तो मैन इज हंटिंग फॉर रिटर्न्स, वुमेन इज नर्चरिंग। तो ये जो बेसिक इंट्रिंसिक क्वालिटी होती है एक मैन और वुमेन की, ये है। तो मैन हंटर होता है तो वो रिस्क लेता है, क्रिप्टो में लगा देता है, स्टॉक्स में लगा देता है, रियल एस्टेट में लगा देता है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में लगा देता है। कभी कभी उनमें रेरा अप्रूवल नहीं होते हैं तो वुमेन नाराज़ हो जाती है, गए थे हंट करने, आप लौटा के आ गए, तो मैं तो एफडी में ही रखूँगी क्योंकि ये कमाता नहीं है। अच्छा, और अगर मैन लकी होता है और वो अच्छा कमा लेता है तो कहता है ये देखो कंजर्वेटिव वुमेन है, ये इसको पैसे की अहमियत नहीं है, इसको ये नहीं पता कि मनी कैन वर्क फॉर इटसेल्फ, तो इसको बनाना चाहिए। तो इन दो मनी माइंडसेट्स को मैरी करना, दो पर्सनालिटीज़ के फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स को मैरी करना और एक कलेक्टिव गोल से एक रिटायरमेंट पोर्टफोलियो बनाना हो जाता है। कितनी बार हुआ है कि वुमेन मेरे ऑफिस में आके रोई हैं। मैं क्यों रोती हैं? जब मैं उनको बोलता हूँ ना कि आप भी कमाती हैं, हाँ। आप भी कमाते हैं, आप दोनों एक्सपेंस में कंट्रीब्यूट करो और आप दोनों अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करो। ये बात हजम नहीं होती बहुत लेडीज़ को। क्यों? वो कहती मेरा पैसा है, इसका पैसा घर का पैसा है और इसका पैसा है। तो जो कुछ हैं घर के लाडले बच्चे, तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि आगे पैसे भी बनाएंगे तो पैसे वाली जिम्मेदारियां भी उनके ऊपर आएंगी। तो पैराडाइम शिफ्ट होता है। वो रोते हैं कि आपने हमें इतना कंपार्टमेंटलाइज कर दिया। पर ऐसे भी केस देखे हैं शालिनी जहाँ पे एक सारा एक्सपेंस करता है, एक इन्वेस्ट करता है और डिवोर्स हुआ है। तो जिसने स्पेंड कर दिया वो तो गया बेचारा, हाँ। बेचारा या बेचारी, और जिसने इन्वेस्ट कर दिया अब आप लड़िए कोर्ट में, लीजिए। तो और इनकम टैक्स आपको एक 2 पैन नंबर दिखता है। इनकम टैक्स को थोड़ी मिस शालिनी एंड मिस्टर शालिनी मैरिड दिखते हैं। इनकम टैक्स को तो 2 पैन दिखते हैं। 2 पैन में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, 2 पैन से जो एक्सपेंडिचर हुआ है, 2 पैन की जो टैक्स फाइलिंग है। तो एज एन इंडिविजुअल एंड एज अ कलेक्टिव एंटिटी आपको जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी, एक्सपेंस करने पड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। मैरिज इटसेल्फ इज़ अ जर्नी इन इटसेल्फ, और आपको उसमें भी ग्रो तो करना पड़ेगा, डिफरेंसेस एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, सिमिलैरिटीज़ को बढ़ाना पड़ेगा। एंड यू नो इट्स अ सेगवे ऑफ सेपरेशन एज वेल एज टुगेदरनेस, सेगवे ऑफ साथ रहना और अलग रहना। सेपरेशन से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप अलग हो गए। सेपरेशन से मेरा ये मतलब है कि जब आप अपनी हॉबी को परस्यू कर रहे हैं, अपने प्रोफेशन को परस्यू कर रहे हैं, तो आप फैमिली से अलग हैं, तो दूसरे मेंबर को एब्सोल्यूट एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि ये अपने करियर ग्रोथ के लिए जा रही है, ये अपने वेल बीइंग के लिए जा रही है। टुगेदरनेस मतलब हम साथ में जा रहे हैं अपने फैमिली के वेल बीइंग के लिए। तो ये इतने सारे एस्पेक्ट्स है, विल कवर इट अगेन होपफुली इन सम अदर एपिसोड। डेफिनेटली। अब ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि क्या हम जो सब ड्रीम करते हैं रिच रिटायरमेंट, वो पा सकना क्या बहुत आसान होता है, क्या बहुत मुश्किल होता है, और सबके लिए अचीवेबल है क्या वो? अचीवेबल है, सो दैट्स द इजीएस्ट आंसर। आसान है कि मुश्किल, आपका बिहेवियर, आपका डिसिप्लिन वो डिसाइड करता है। आप अगर फिटनेस में हैं और आप किसी एक फिटनेस फॉर्म को परस्यू कर रहे हैं, लेट्स से योगा, तो आप योगा में कौन कौन से आसन अभी कर सकते हैं और कौन कौन से आसन करना चाहते हैं, आप वहाँ पहुँच सकते हैं अगर आपके पास एक अच्छा योगा ट्रेनर है,
आपके पास एक रेगुलर योगा कमिटेड टाइम है, आप पॉसिबल हैं। आदमी बहुत फ्लेक्सिबल होता है। इनफैक्ट अ ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन हार्ट इज़ वेरी वेरी फ्लेक्सिबल बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, बियॉन्ड योर मतलब सेल्यूलर सेल के लेवल पे चेंज, परिवर्तन जिसे बोलते हैं, वो आ जाता है। तो वो आपके ऊपर है कि आप अपने गोल को कैसे अचीव कर रहे हैं। तो अगर आप हेल्थ गोल्स अचीव कर सकते हैं, न्यूट्रिशनल गोल्स अचीव कर सकते हैं, प्रोफेशनल गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो आप वेल्थ गोल्स क्यों नहीं अचीव कर सकते? आप बिल्कुल कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल। योगा ट्रेनर की आपने बात की कि अगर आपके पास अच्छा ट्रेनर है, तो मुझे योगा ट्रेनर का तो नहीं पता है, लेकिन अगर मैं वेल्थ की बात करूं, पैसे की बात करूं, एडवाइस की बात करूं, तो मेरे पास एक अच्छा एडवाइज़र अब मुझे मिल चुका है अमित कुकरेजा के रूप में। एंड आई एम श्योर मेरे व्यूअर्स भी ऐसे ही सोचते होंगे। कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। आपने पहले मेरे एक सवाल पे कहा था कि ये तो 3 एपिसोड का मैंने एक सवाल पूछ लिया है आपसे, तो आई एम श्योर ये बातें हमारी आगे भी जारी रहेंगी। सिर्फ रिटायरमेंट के लिए नहीं, कुछ और स्पेशल एपिसोड भी ज़रूर हम हमारे व्यूवर्स के लिए लेके आएंगे। लेकिन आज के ये जो वैल्यूएबल हमारी आज की बातचीत थी, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। इट्स अ प्लेजर ऑलवेज।